हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ा था एंड देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को समझा था। बहुत डिटेल में मैंने बताया था। एक बार क्विकली रिकैप करके आज हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को देखेंगे इन केस ऑफ वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के केसेस में। तो ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ये बेसिकली 4 एजम्पशंस पे बेस्ड है, जो मैंने क्लियरली बताया था आपको कि यहाँ पर हम लोग मेटल हो या लाइगेंड हो सबको चार्ज के फॉर्म में क्लियर कंसिडर करते हैं। मेटल है तो पॉजिटिवली चार्ज, लाइगेंड है या तो न्यूट्रल होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर न्यूट्रल होगा तो मेटल के साथ जो उसका अट्रैक्शन होगा उसको आप डाइपोल अट्रैक्शन समझ लो, और अगर नेगेटिव हुआ, एनायन हुआ, तो फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। एंड इस इंटरेक्शन के वजह से जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल में, वो एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, इस बेसिस पे मैंने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बताना शुरू किया था। यहाँ पर मैंने एक मेटल एटम लिया था और यहाँ पर मैंने बताया था कि इसका जो डी ऑर्बिटल होता है, हमें पता है 5 होता है। ठीक है, हम लोग जनरली 11 में 5 पढ़ते थे। कौन कौन से होते थे? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। ये एक्चुअली इनका शेप के ऊपर इनका नाम पड़ता है, जिसमें ये एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर ये जो है ये एक्सियल कंपोनेंट पे आ जाते हैं, और एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स जो है ये प्लेन पे रहता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल एक फिगर है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। ठीक है, तो अगर एक फ्री मेटल एटम है तो उसके सारे डी ऑर्बिटल एक ही एनर्जी स्टेट पे रहेंगे। अलग अलग क्यों रहेंगे? कोई रिपल्सन तो है नहीं। इस स्टेट को कहा जाता है डीजेनरेट स्टेट। सेकेंड केस मैंने बताया कि अगर मान लो इस मेटल एटम के चारों तरफ यूनिफॉर्मली अगर नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट, इसको इसके आसपास आ गया, तो इस नेगेटिव चार्ज के वजह से मेटल एटम का डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्सन फील करेगा, और इस रिपल्सन के वजह से सारे डी ऑर्बिटल जो है इनका एनर्जी हाई हो जाएगा। लेकिन एज द रिपल्सन इज यूनिफॉर्म इन नेचर, यूनिफॉर्मली रिपेल कर रहा है, सारे ही ऑर्बिटल एनर्जी हाई में चले जाएंगे। तो इसका डिजेनरेसी रिमूव नहीं होगा। पहले भी डिजेनरेट था, अभी भी डिजेनरेट स्टेट पे है। डिजेनरेट मतलब मैं फिर से बता दूं, सेम एनर्जी लेवल पे सारे डी ऑर्बिटल रहेंगे। ठीक है, थर्ड केस जो था ये मैंने कहा था आपको ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग। ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग में क्या होता है, यहाँ पर 6 लाइगेंड का केस हम लोग पकड़ते हैं। टेट्राहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग पर हो गई, आपको मैंने होमवर्क दिया था। टेट्राहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग, टेट्राहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग में कुछ भी चेंज नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ 6 लाइगेंड की जगह 4 लाइगेंड होंगे टेट्राहेड्रल में। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में नंबर ऑफ लाइगेंड होते हैं 6। ये 6 लाइगेंड जब अटैक करेंगे 6 साइड से, तो ऐसा देखा जाएगा कि जो ऑर्बिटल्स एक्सियल पॉइंट पे हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, इसमें क्या होगा, ये ज़्यादा डीस्टेबलाइज हो जाएंगे, इनको ज़्यादा रिपल्सन मिलेगा और ये ज़्यादा एनर्जी हाई स्टेट पे चले जाएंगे। जबकि एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स ये प्लेन पे रहता है, ये कॉम्पेरेटिवली कम डिस्टेबलाइज होगा। और एज ए रिजल्ट ये पिक्चर कुछ ऐसा दिखेगा कि ये 2 ज़्यादा और एनर्जी पे चले गए और ये 3 कम एनर्जी स्टेट पे रह गए। तो यहाँ पे तो ये डीजेनरेट स्टेट पे था, लेकिन यहां पर इसका डिजेनरेसी रिमूव हो गया, तो यहां पे ये नॉन डिजेनरेट स्टेट है। मतलब अलग अलग एनर्जी लेवल पे डिवाइड हो गया। अब ये 2 एनर्जी लेवल, मतलब 2 ऑर्बिटल का जो लेवल हो गया, इसके बीच का जो गैप है इसे हम लोग सिंपली एनर्जी गैप कहते हैं, या फिर हम लोग इसको कहते हैं फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या एनर्जी सेपरेशन। बहुत सारे नाम है। सो इस डेल्टा जीरो को नाम दे दिया गया एनर्जी सेपरेशन। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि ये एनर्जी सेपरेशन किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। तो ये जो एनर्जी सेपरेशन है डेल्टा जीरो, ये डिपेंड करता है लाइगेंड के नेचर के ऊपर। अगर लाइगेंड बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर का है तो वो क्या करेगा, एनर्जी का सेपरेशन को भी ज्यादा कर देगा।
ऐसे लाइगेंड को हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। और अगर कोई लाइगेंड वीक लाइगेंड है, उसमें वीक रिपल्सन होता है, तो फिर वो क्या कर देगा, एनर्जी गैप मेरा कम रहेगा। और इसके लिए एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो मैंने यहाँ बता दिया था कि स्ट्रॉन्ग लाइगेंड और वीक लाइगेंड कहाँ से दिखेगा। अब इस थ्योरी के बेसिस पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में पूछा जाता है, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग टू इलिस्ट्रेट स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लाइगेंड्स। इस एग्जाम्पल में हम समझेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड और वीक फील्ड लाइगेंड होने से कैसे मेरा कंपाउंड जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या क्या समझना है, इसके लिए आपको दो टर्म पता होना चाहिए। एक को हम लोग डेल्टा जीरो कहते हैं, जो अभी मैंने बताया था, इसको एनर्जी सेपरेशन कहते हैं, और इसका एक दूसरा नाम है, हम लोग इसको सिंपली कह सकते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी। दूसरा एक चीज पी से आप याद रखना, पी स्टैंड फॉर पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, पेयरिंग एनर्जी। अब ध्यान से समझो। ठीक है, हम लोग एक केस लेते हैं, केस 1। ये है फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड का मतलब होता है डेल्टा जीरो जो होगा ये हाई होगा, एनर्जी का जो गैप बनेगा दो ऑर्बिटल्स लेवल्स के बीच में वो ज्यादा होगा। क्या ये मेरी बात क्लियर हो गई? अब इस कंडीशन में मान लीजिए कि आउटर ऑर्बिट जो है उसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन था, D3 था। ऐसा हम लोग देखते हैं ना, मैंने पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा, लास्ट में मान लो 4D3 या 5D3 या 6D3 कुछ भी हो, मेटल के लास्ट में D3 है। और अगर D3 है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ जाएंगे, इसको समझने के लिए मैं वापस यहाँ आऊँ। देखो, अगर हम लोग सेम एनर्जी स्टेट पे बिठाते थे तो हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल, बहुत कुछ सीखा है हमने। वहां मैंने क्या बताया था, अगर सिंगली फील्ड होते हैं, पहले हम लोग सारे इलेक्ट्रॉन को सिंगली फील करते हैं एंड देन डबली फील करते हैं, ये पढ़ा है आपने। ये किसके लिए वैलिड होता है, जब सारे एनर्जी स्टेट एक ही लेवल पे हो तो। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है, यहां तो लाइगेंड्स है ना मेरे, समझ में आ रही है मेरी बात? तो जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो आप पहले यहां सिंगली भरोगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन मैं यहां भर दूंगा और इसको मैं लिखूंगा ऐसे T2G⁻3। मैं इस चीज को थोड़ा उस स्लाइड में लिख रहा हूं, यहां पर ध्यान से समझो। तो मैं इसको ऐसे अरेंज कर दूं, इस स्टेट को हम लोग कहते थे T2G, इसको कहते थे हम लोग EG, इसके बीच का जो सेपरेशन होता था इसको हम लोग कहते थे डेल्टा जीरो। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों इलेक्ट्रॉन, हमारा जो रूल है वो बेसिक रूल फिट यहाँ बैठ रहा है, पहले तीनों इलेक्ट्रॉन को हम लोग सिंगली भरेंगे। और हमेशा क्या होता है, कम एनर्जी वाले स्टेट में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, फिर हायर एनर्जी स्टेट में भरा जाता है। तो पहले मैंने यहाँ भर दिया, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो हो जाएगा T2D3। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि ऑल 3 इलेक्ट्रॉन्स आर पुट in lower energy orbital that is T2G state। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा
वो कुछ ऐसे लिखेंगे हम लोग T2G3EG0। क्या मेरी बात समझ में आई? इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जाता है। समझ में आ गया? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के केस में अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो तो हम लोग इसका ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सोचो, मान लो कि मेरे पास जो मेटल है उसके डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या होगा? तो 3 को तो आप भर लिए हो पहले, नो प्रॉब्लम, 3 आप ऐसे ही भरोगे। क्वेश्चन ये है कि ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा, ये चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ? क्या वो T2G स्टेट में डबल हो जाएगा या फिर हुंड्स रूल फॉलो करते हुए वो EG स्टेट में जाएगा? ये डिपेंड करता है हमारी दो चीजों पर, जो मैंने यहां पहले ही लिखा है। एक है एनर्जी का गैप कितना है, दूसरा पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। दो इलेक्ट्रॉन को एक ही ऑर्बिटल में डाल लेंगे ना जब हम लोग, तो उसमें एनर्जी ज़्यादा लगता है। तो आप अगर बोलोगे कि सर चौथा इलेक्ट्रॉन आप यहीं डाल दो, तो आप यहाँ जब डालोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई मैं यहाँ तभी डाल सकता हूँ जब मेरा पेयरिंग एनर्जी कम हो और एनर्जी का सेपरेशन ज़्यादा हो। मुझे कम एनर्जी खर्च करके मैं यहाँ पेयर कर दूँ। इसका उल्टा अगर हो जाए, मतलब अगर ऐसा देखने में मिले कि मुझे एनर्जी गैप जो है वो कम है और पेयरिंग एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ नहीं डाल के, पेयर करने में मुझे ज़्यादा खर्च होगा, मैं क्यों पेयर करूँगा, मैं ऊपर डाल दूंगा, है ना। ये देखो एक ऐसी बात है जैसे खर्च के विषय में बात है। अब अगर मान लो कि मुझे ज़्यादा खर्च हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजने में, तो मैं उसको बोलूँगा कि भाई तू ऊपर मत जा, तो यहीं पर पेयर हो जा। और अगर मुझे पेयर करने में ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है एनर्जी, और ऊपर वाले एनर्जी स्टेट में भेजने में कम एनर्जी खर्च करना पड़ रहा है, तो फिर मैं बोलूँगा भाई पेयर होने में ज़्यादा खर्च है, तू ऊपर चला जा। बस एकदम प्रैक्टिकली ऐसे ही सोचो, यही होता है। सो D4 जो है, हम लोग बोलेंगे द फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू T2G state as डेल्टा जीरो इज हाई। मैंने पहले ही बोल दिया, हम लोग किस के बारे में पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के बारे में, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के लिए डेल्टा जीरो ज़्यादा होता है। तो डेल्टा जीरो ज़्यादा है, दैट इज़ हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी कम है और डेल्टा जीरो ज़्यादा है। इसी वजह से जो मेरा फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो पेयर हो जाएगा, ऊपर वाले स्टेट में नहीं जाएगा। क्या समझ में आई मेरी बात? तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे, और ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, चलो मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, ये चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है T2G स्टेट में ही रह गया। इसका वजह ये था क्योंकि डेल्टा जीरो बहुत बड़ा है पेयरिंग एनर्जी से। क्या मेरी बात समझ में आ गई? केस 1 एकदम क्लियर समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड का इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। ओके, अब केस 2 भी समझते चलो। तब अगर केस 1 समझ में आ गया तो केस 2 भी समझ में आएगा, फॉर वीक फील्ड लाइगेंड। वीक फील्ड लाइगेंड कैसा दिखता है हमारा? वीक फील्ड लाइगेंड का मतलब होता है जिसके लिए डेल्टा जीरो इज लो। ठीक है, अगर डेल्टा जीरो कम होगा तो इसमें भी वही बात, अगर बोले अगर 3 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, तो हम लोग बोलेंगे ऑल 3 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चला जाएगा? मैं पहले बना दूं, तो ये T2G स्टेट होगा, ये EG स्टेट होगा, और इसके बीच का ये एनर्जी गैप डेल्टा जीरो होगा। यहाँ पर डेल्टा जीरो कम होगा और पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगा। तो अगर मुझे 3 इलेक्ट्रॉन को डालना हो तो मैं तीनों इलेक्ट्रॉन को तो पहले लोअर एनर्जी स्टेट में ही डालूंगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को।
तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑल 3 इलेक्ट्रॉन्स आर पुट इन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स, दैट इज T2G स्टेट। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगा वो होगा T2G3 EG0। ठीक है। और D4 जब हम लोग डालेंगे तो हम लोग बोलेंगे फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू EG स्टेट as the pairing energy is greater than energy separation. So इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G3 and EG1। मैंने पिछले वाले में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें होगा T2G4 EG0। देखो चारों T2G में ही है, EG में कुछ नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरा चेंज हो जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होने से और वीक फील्ड लाइगेंड होने से। समझ में आया आपको कैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लाइगेंड का इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एग्जाम्पल जितना हम लोग करेंगे ना उतना ही हमारा क्लियर होता जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड वीक फील्ड लाइगेंड कौन है, किस में क्या होगा। ठीक है। तो कुछ डाउट यहाँ तक जो भी मैंने पढ़ाया है, क्योंकि अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना ये यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलो एक प्रॉब्लम करते हैं हम, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो पहला हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है, बोल रहा है डिस्कस द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो डिस्कस हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ फॉलोइंग। ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन है हमारा, FeCN होल 6 4 माइनस, FeF6 3 माइनस, COC2O4 होल थ्राइस 3 माइनस एंड COF6 3 माइनस। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं, एक एक मैं बताऊंगा, उसको क्लियरली देखते हुए चलना है और आप खुद से सॉल्व करोगे। पहला प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट इसमें आप लाइगेंड देखो, यहां पर देखेंगे लाइगेंड इज CN माइनस। ठीक है, लाइगेंड क्या है मेरा, CN माइनस है। अगर लाइगेंड CN माइनस है दैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। कहाँ से मुझे पता चला कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताया था। देखो एनर्जी इसका ज़्यादा है। ठीक है, जनरली यहाँ से वाटर से ऊपर वाले जितने भी होते हैं इनको स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड पकड़ा जाता है, और इवन यहाँ से स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड पकड़ा जाता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है मेरा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के लिए हाइब्रिडाइजेशन जो होगा, इसका इनर डी ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड होगा या आउटर डी ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड होगा। अब ये आप लोग थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन क्लास 11 का नॉलेज चाहिए। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड जब हो रहा है तो आपका ये केस बनेगा, ये वाला, मतलब अंदर वाले ही डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील हो जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन का बहुत सारा क्लास आपने पढ़ा होगा। ठीक है, sp3 sp32। तो यहाँ पर जो है ना, जनरली मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ।
कैसे हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखो कितने सारे लाइगेंड हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बताओ मुझे। सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो है 6। ये जब भी आपके हाथ में हो तो आप इसको ऐसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन दो ही चीज हो सकता है, ट्रिक ध्यान से समझो। इसका हाइब्रिडाइजेशन दो ही चीज हो सकता है। एक हो सकता है मैं यहाँ एस बैठाऊं, मैक्सिमम 3p बिठा सकते हैं, और मैक्सिमम यहाँ पे 2d हम बिठा सकते हैं। तो या तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, या फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है 2d पहले बैठ जाएगा, फिर s बैठेगा, फिर 3p बैठेगा। मतलब ये हो जाएगा d2sp3। यही दो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, टू पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन when कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। नंबर ऑफ लाइगेंड कितने हो, 6 अगर हो तो मेरे पास दो ही ऑप्शन होता है हाइब्रिडाइजेशन का, या तो ये sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। अब क्वेश्चन ये है कि हम इसमें से कौन सा पकड़े। तो ये अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर लाइगेंड होता है तो T2G स्टेट में ही इलेक्ट्रॉन, मतलब नीचे ही इलेक्ट्रॉन फील होंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो इनर डी ऑर्बिटल है वहां पर मेरा कंपाउंड बनाता है, वो यूज होगा, वहां इलेक्ट्रॉन फील होगा, फिर sp में जाएगा। तो यहां आप लिख सकते हो एज लाइगेंड। मैं इतना बता रहा हूं डिटेल में, आपको बस एग्जाम में इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ये लिख दोगे एग्जाम में, क्या लिखोगे, एज लाइगेंड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड, हेंस इट फॉर्म इनर d orbital complex। ये लाइन लिखोगे, therefore hybridization is d2sp3। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको, क्लियरली समझ में आ गया कैसे करते हैं। ये जो चीज है ये ट्रिक है, एग्जाम में नहीं करने बैठ जाना, ये ट्रिक है ओनली। दूसरा क्वेश्चन आप खुद ब खुद देख के विद इन अ सेकेंड आंसर बता सकते हो। आप सेकेंड वाला सब सारे बच्चे पॉज करके ये खुद से मुझे आंसर बताओ, सेकेंड वाला का आंसर क्या होगा। 1 सेकेंड 2 सेकेंड लगेगा, देख के आंसर करने में ट्रिक है। आपको क्या दिमाग में लगाना है, यहां देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, ये एक वीक फील्ड लाइगेंड है। अब ये आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्लियरली मैं बता रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड के लिए एकदम रट जाओ ये, और नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ज़्यादा करो। देखो F माइनस इधर वाटर से कम है, तो ये वीक फील्ड लाइगेंड आ गया। तो एक वीक फील्ड लाइगेंड है तो ये इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तो बनाएगा नहीं, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। क्लियर, 1 सेकेंड लगा, लेकिन इसको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, एज F माइनस इज वीक फील्ड लाइगेंड, hence form outer d orbital complex। as coordination number is 6, therefore hybridization is sp3d2। खत्म। थर्ड वाला देख के बताओ, स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड, डू बाय योर सेल्फ। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। याद रखना ये भी वीक फील्ड होता है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना पता चलेगा। ये एक वीक फील्ड लाइगेंड है, F माइनस भी एक वीक फील्ड लाइगेंड है। आप बोलोगे एग्जाम में कि सर थर्ड वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, थर्ड वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है, क्योंकि ये 3 देख के आप 3 मत समझ लेना, ये डाइडेंटेट लाइगेंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, 2 डेंटेट है इसका, ठीक है। तो बाकी सारे ही sp3d2 बन जाएंगे, ये अकेला d2sp3 था।
क्या इस तरह के क्वेश्चन आपको समझा पाया मैं कैसे करते हैं? दूसरे टाइप का जो प्रॉब्लम यहाँ से पूछा जाता है वो होता है कलर कॉम्प्लेक्स के बारे में। ये भी थोड़ा समझते हुए चलो, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर मैं आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है दैट aqueous CuSO4 is blue in color, but give green PPT, green precipitate with KF and bright green PPT. PPT means precipitate with aqueous KCl. Explain why. इस चैप्टर के क्वेश्चंस इतने अजीबोगरीब होंगे कि बच्चे जो पढ़े हैं वो सॉल्व कर पाएंगे, जो नहीं पढ़ के गए वो टच भी नहीं कर सकते। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ये खास बात है, बड़ा स्कोरिंग है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो आप डरना नहीं, इसको इस चैप्टर को अच्छे से करके जाना है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। बोल रहा है एक्वस CuSO4 तो ब्लू कलर का था, लेकिन आपने जैसे ही इसमें KF डाल दिया तो ये बन गया ग्रीन कलर का, और इसमें KCl डाल दिया तो ये ब्राइट ग्रीन कलर बन गया। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलरफुल्स होते हैं, और ये कलर होने का वजह जो है वो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ही है। पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर मैं आता हूँ। ये देखो, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होने की वजह से क्या होता है कि मैं यहाँ नहीं बताता हूँ, चलो यहाँ पे ही बताता हूँ। पहले इसका आंसर मैं लिखूंगा, पहले आप ये समझ लो कि हो क्या रहा है। एक चीज समझ लो, मैं यहाँ लिखता हूँ। मैं सिंपली बोलूंगा कि वाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन है। इसका वजह बड़ा सिंपल है, इसका वजह है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसका वजह क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। एक लाइन में। अब देखो कैसे हम लोग इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के वजह से 2 एनर्जी ऑर्बिटल ऊपर चले जाते हैं और 3 जो होते हैं वो नीचे रह जाते हैं। ऊपर वाले को मैंने कहा था ये ईजी एनर्जी स्टेट है, ये T2G एनर्जी स्टेट है। इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो है डेल्टा जीरो। अब मान लो किसी, मैं D3 या D3 के बारे में ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, D3 में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन इस लोअर एनर्जी स्टेट पे। अब ध्यान से सोचो क्या हो रहा है कि मेरा वाइट लाइट आ रहा है। वाइट लाइट किस कलर का होता है? विबग्योर होता है। ठीक है, मैं आज सारे कलर्स यहाँ डालूंगा। सो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन उतना नहीं डालने वाला मैं। ठीक है, बेसिक कलर्स में डाल दे रहा हूँ। कुछ ऐसा तुम्हारा रेनबो दिखता होगा। ठीक है, मैं सारे स्पेक्ट्रम डालने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चे बोर तो नहीं हो रहे? मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, मेरा ये, मैं गेम नहीं खेल रहा हूँ। ठीक है ये वजह है मैं क्यों इसको इस तरीके से बना रहा हूँ, आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में। क्यों मैंने इतने सारे मेहनत किया, टाइम वेस्ट किया, आपको समझ में आएगा। चलो, अब क्या हो रहा है, ये मैं विबग्योर लिख देता हूँ यहाँ पे। ये विबग्योर है, विबग्योर मतलब वाइट लाइट है। अब ये वाइट लाइट जा रहा था,
इस वाइट लाइट में बहुत सारे वेवलेंथ हैं, आपको पता है ना, 350 नैनोमीटर से लेके अप्रॉक्सीमेटली 700 नैनोमीटर तक इसके वेवलेंथ रेंज वैरी करते हैं। अब ये जो एनर्जी गैप है, आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो ये जो एनर्जी गैप है, सपोज करो ये एनर्जी गैप जो है वो बिलोंग्स कर रहा है हमारा किसी एक कलर से, मतलब किसी एक कलर का आप एनर्जी निकालोगे ना, E इज इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा, पढ़ा है ना, तो इसके कंपैरिजन में मुझे क्या मिलेगा, एक एनर्जी मिल जाएगा, सो एच सी बाई लैम्डा। तो ये जो एनर्जी गैप है, सपोज करो ये एनर्जी गैप जो है वो येलो कलर को फिट करता है, ये जो है येलो कलर को फिट करता है। इसका मतलब है जब ये व्हाइट लाइट यहां से पास होके जा रहा था, तो रास्ते में येलो लाइट जो है उसको एब्जॉर्ब कर लिया एक इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस येलो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। मैं इसीलिए पिक्चोरियल तरीके से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। सो ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब येलो लाइट, ठीक है। और अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा क्या, नहीं, ये ऐसे जंप करेगा और अपने हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि इतना एनर्जी चाहिए था, इसको मिल गया। अच्छा, अच्छी बात है, चलो चला गया। तो जाने के बाद जो बाकी कलर हैं वो यहाँ से चले गए। बाकी मेरा क्या है, सिर्फ येलो को हटा दो इसमें से, तो यहाँ पर मेरा क्या क्या मिल जाएगा, इधर मेरे को मिल जाएगा वायलेट आएगा, इंडिगो आएगा, ब्लू आएगा, ग्रीन आएगा, ऑरेंज आएगा और रेड आएगा। इसमें से वायलेट कलर सिर्फ मिसिंग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से जो मेरा कलर वापस जा रहा है वो कुछ इस तरीके से चला जाएगा। लेट मी जस्ट कीप पेशेंस फॉर अ वाइल, जब मैं थोड़ा बना लूँ। येलो गायब हो गया है ना, समझ में आ गया। तो एक भी इस वाइट लाइट में से अगर एक भी कलर गायब हो जाए ना, तो वो फर्दर वाइट नहीं रहता है, वो कलरफुल दिखने लगता है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ एनी कलर, इफ एनी कलर of white light gets absorbed, then the reflected color, reflected light seems colorful। अगर एक भी कलर इसका कहीं एब्जॉर्ब हो जाए तो जो लाइट वहां से बाहर आता है वो वाइट नहीं रहता, वो कलरफुल हो जाता है, और उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर कोड है। जैसे येलो कलर अगर एब्जॉर्ब हो जाए तो मुझे पूरा लाइट जो है वो वायलेट कलर का दिखेगा, अगर ग्रीन एब्जॉर्ब हो जाए तो मुझे कलर जो है रेड दिखेगा। तो इसका एक कलर कोड आता है, और ये कलर कोड कुछ ऐसा है कि ये आपको थोड़ा बहुत याद रखना होगा, उतना ज़रूरी नहीं है। कलर याद रखना और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर याद रखना। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक कलर अगर एब्जॉर्ब हो जाए तो कैसा दिखेगा। तो जैसे कि अभी मैंने कहा कि अगर येलो कलर एब्जॉर्ब हो जाए तो जो बाकी लाइट रिफ्लेक्ट होगा वो मुझे वायलेट कलर का दिखेगा। अगर ग्रीन कलर एब्जॉर्ब हो जाए तो जो लाइट यहाँ से बाहर निकला वो मुझे देखने में रेड कलर का दिखेगा। अगर ब्लू कलर एब्जॉर्ब हो जाए तो जो बाहर लाइट निकलेगा वो येलो कलर का दिखेगा, येलो या फिर ऑरेंज कलर का दिखेगा, ठीक है। अगर यूवी रे एब्जॉर्ब हो जाए तो बाहर का जो लाइट निकलेगा वो होगा पेल येलो कलर का। अगर रेड एब्जॉर्ब हो जाए तो ब्लू कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर बनता है, एंड सो एंड फोर्थ। तो ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर थ्योरी। मैंने बहुत डिटेल में समझाया, अगर फिर भी ना समझ में आए तो क्या नहीं समझ में आया मुझे टेक्स्ट करो यार
कमेंट करो, मुझे जो भी होगा मैं फिर से समझाऊंगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। हमारा क्वेश्चन था कि एक्वस CuSO4 जो है ये ब्लू कलर का था, लेकिन इसके साथ जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनाया KF के साथ तो ये ग्रीन कलर का हो गया। तो भाई ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाया होगा जिस कॉम्प्लेक्स में इसमें से कोई एक कलर एब्जॉर्ब हो जा रहा होगा। मतलब अल्टीमेटली अगर मैं इसको चेंज कर दूं, एनर्जी गैप को अगर मैं चेंज करूं, मैं यहां कह सकता हूं कि इफ वी चेंज डेल्टा ज़ीरो देन डिफरेंट कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। क्या मैं ये कह सकता हूं यस और नो? अगर मैं एनर्जी गैप को चेंज करता रहूं तो मेरा अलग अलग कलर एब्जॉर्ब होगा, और अलग अलग कलर एब्जॉर्ब होने का मतलब है कॉम्प्लेक्स का कलर बदल जाएगा। तो मैं जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा हूं तो मेरा लाइगेंड क्या कर रहा है, मेरा डेल्टा ज़ीरो को चेंज कर दे रहा है, और डेल्टा ज़ीरो चेंज होने का मतलब ही है मेरा कलर चेंज हो जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। ठीक है ना? तो इसको हम लोग बस स्टेटमेंट ऐसे लिखना है, आपको मैं बता दूं, आपको समझ में आ गया? स्टेटमेंट लिखना सीख लो। इसमें हम लोग लिखेंगे एक्वस CuSO4 exist as CuH2O whole 4 SO4। ठीक है, and it is blue in color due to complex CuH2O whole 2। क्या बात मेरी समझ में आ गई कि ये ब्लू कलर का था? क्यों भाई ब्लू कलर का है? क्योंकि इसमें ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आयन है और इसका लाइगेंड ऐसा है कि ये ब्लू कलर दिखा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, जैसे ही मैं इसका और चाहो तो इसमें एक और लाइन लिख लो, इसमें एक और वर्ड यूज कर लो, दैट इज ड्यू टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। थोड़ा और चाहो तो इसको लिख सकते हो, बहुत अच्छा लाइन है। ड्यू टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ड्यू टू H2O ligand, ड्यू टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ, ड्यू टू मत लगा दो, ड्यू टू पहले ही बोले हम लोग, ड्यू टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ H2O ligand, H2O ligand is weak, okay? Due to crystal field splitting of H2O ligand, color is blue। ठीक है, अब क्या बोल रहा है मेरा कि भाई इसका कलर तो चेंज हो जाता है ग्रीन कलर का जब KF के साथ ट्रीट होता है। तो हम लिखेंगे व्हेन when aqueous CuSO4 react with KF, it form following complex। रिएक्शन बता दो क्या होगा। ये जो CuH2O होल 4 था, ठीक है, 2 प्लस होगा, सॉरी, ये जब KF के साथ मेरा ट्रीट होगा, KF में क्या है, F माइनस है ना, तो जब इसके साथ रिएक्ट होगा तो ये मेरा बना देगा CuF4 2 माइनस, और यहाँ पे चारों H2O बाहर आ जाएंगे। अब चाहो तो K लिख के भी बना सकते हो, KF लिखो, यहाँ पे SO4 लिखो और KSO4 बना दो। मेरे को मेन आयन का जरूरत है तो ये बना दिया। अब देख लो, ये जो मेरा लाइगेंड है, यहाँ लाइगेंड क्या है, F है। F माइनस के वजह से क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। लाइगेंड चेंज होगा, स्प्लिटिंग चेंज होगा तो कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइगेंड होगा एज, हम लोग बोल सकते हैं एज लाइगेंड चेंज, हेंस
delta 0 also change, hence color of complex will change। तो मैंने इसके लिए बता दिया, KF के लिए आप सिमिलरली आंसर लिख लोगे कि KCl की वजह से क्यों चेंज हो रहा है। तो आपको जस्ट क्या करना है, यही रिएक्शन को फिर से लिखना है कि ये CuH2O होल 4 था, 2+ था, ये रिएक्ट कर जाएगा, अब होगा 4Cl माइनस के साथ और ये बना देगा CuH2O, सॉरी नॉट H2O, Cl होगा, या CuCl4 2 माइनस प्लस 4H2। देखो यहाँ टोटल 2 माइनस है, यहाँ टोटल 2 माइनस है, बैलेंस होना चाहिए। 4 प्लस और 2 प्लस और 4 माइनस, तो टोटल यहाँ 2 माइनस है और यहाँ भी टोटली इफेक्टिव 2 माइनस है। ठीक है, कंपाउंड दोनों तरफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है ना। और अगर कोई बच्चा अभी भी समझ में नहीं आया उसको कि ये रिएक्शन मैं कैसे कर रहा हूँ, तो भाई साहब थोड़ा वेट कर लो, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से आपको बता दूँ, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो। ठीक है, चलो जिनको समझ में आ गया वो तो भाई आराम से ऐसे करो, जिनको समझ में नहीं आया वो इसको ऐसे भी लिख सकते थे। उसके बाद बैलेंसिंग आपको करना पड़ता, तो यहाँ हम लोग 4 देते, यहाँ 2 देते, ठीक है, यहाँ पर 2 माइनस कर देते एंड कुछ ये इस तरीके से हो जाता हमारा बैलेंस। ठीक है, सो ये कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आउटर स्फीयर को बैलेंस करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए हम लोग सिर्फ मेन आयन को लेके बात करते हैं। ठीक है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें मेन आयन मेरा यहाँ पर फिर से चेंज हो गया, ये लाइगेंड यहाँ पर हो गया Cl, therefore delta 0 change and hence कलर के ऊपर बहुत क्वेश्चन आएंगे। आप कलर कैसे चेंज हो रहा है ये मैंने बहुत डिटेल में यहाँ समझाया, और कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी कॉम्प्लेक्स दे दे दुनिया का, कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि आप बोलोगे भैया लाइगेंड चेंज होगा तो डेल्टा 0 चेंज होगा, डेल्टा 0 चेंज होगा तो कलर चेंज होगा। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो चलो दूसरा एक इसी तरह का सेम क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, आप ट्राई करना इसको घर पे, मैं इसको होमवर्क दे दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि NiH2O होल 6 2+ is green but NiCN whole 4 2 minus is colorless. Explain. अब तो यहाँ कलर का बात नहीं आ रहा है, यहाँ कलरलेस का बात आ रहा है। देखो कॉन्सेप्ट नहीं बदलने वाला, यहाँ पर H2O है और वहाँ पर CN है, तो इसका आंसर भी देखो हम लोग कैसे लिखेंगे। चलो ये भी करवा देता हूँ मैं, क्योंकि ये वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड का बात है। इसमें ऐसे लिखोगे कि इन NiH2O होल 6 2+ ligand is H2O which is वीक फील्ड लाइगेंड। किस तरह का लाइगेंड है? विच इज वीक फील्ड लाइगेंड। अब अगर वीक फील्ड लाइगेंड है तो डेल्टा 0 कम होगा, हम लोग बोल सकते हैं दैट इज डेल्टा 0 लो। हेंस डी डी ट्रांजिशन
of electron is possible. डी डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा पॉसिबल? डी डी ट्रांजिशन मतलब देखो ये वाला मैं बोल रहा था, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, तो एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जा पा रहा है विजिबल लाइट के लिए, क्योंकि ये गैप कम है, विजिबल लाइट का एनर्जी तो कम होता है ना, तो ये आराम से चला जाएगा. सो हिंस डी डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल फॉर विजिबल लाइट. Hence, it is colorful. मतलब विबग्योर में से किसी भी एक कलर को ये एब्जॉर्ब करके ऊपर जा सकता है, इतना कम एनर्जी है, तो ये कलरफुल दिखता है. लेकिन मान लो क्या हो, अगर ये एनर्जी बहुत हाई हो जाए, डेल्टा जीरो हाई हो जाए, तो विबग्योर का कोई भी लाइट को एब्जॉर्ब करके ये ऊपर जा नहीं पाएगा, तो एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं. अगर एब्जॉर्ब करके मेरे पास कोई एनर्जी स्टेट ना हो जाने का, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करता है. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, इसी चीज को हम लोग लिखेंगे, ऑन द अदर हैंड, इन NiCN4 2 minus ligand is Cn minus, which is strong field ligand. ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, जिसका मतलब डेल्टा जीरो का वैल्यू हाई होगा, और इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि डी डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन is not possible for visible light. Hence मैंने पहले लिख लिया है. ठीक है. Therefore compound is colorless. कलरलेस का कंडीशन जनरली यही होगा. कोई भी कंपाउंड अगर कलरलेस आपको कहता है, इसका मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है और एनर्जी गैप इतना ज्यादा है कि वो कलरलेस हो जाएगा. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, लास्ट टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं. इसके बाद पूरा एनसीईआरटी आपका होमवर्क होगा. क्वेश्चन नंबर विच वन? दिस इज 4, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4. ये भी एक अलग तरह का क्वेश्चन है. पूछा गया है कि क्रोमियम NH3 3+ इज पैरामैग्नेटिक, but NiCN4 2- is diamagnetic. Explain. पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक कंडीशन क्या होता है आपको पता है? ये मैंने आपको क्लास 11 में भी पढ़ाया था, केमिकल बॉन्डिंग में, MOT सीरीज में पढ़ाया था, याद आ रहा है? तो इसका कंडीशन यही होता है कि इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड देन इट इज डायामैग्नेटिक, अदरवाइज पैरामैग्नेटिक. अगर हम लोग बोलेंगे इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड देन कंपाउंड इज डायामैग्नेटिक. डायामैग्नेटिक मतलब कोई इलेक्ट्रॉन्स, कोई मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं होगा, अट्रैक्ट नहीं होगा, और वीकली रिपेल भी बोल सकते हैं, अट्रैक्शन नहीं होता है. अदरवाइज अगर कहीं भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा ना, तो उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर आएगा. सो अदरवाइज पैरामैग्नेटिक. सो आपको बस क्या देखना है कि क्रोमियम का लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में
डी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, और फिर आपको देखना है कि यहाँ वीक फील्ड लाइगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बता देना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप बता दोगे तो चीज़ क्लियर हो जाएगा। नहीं आया समझ में? क्लियर है ना? तो ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ दिया। आपको क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, लास्ट में देखोगे डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और ये इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा या EG में जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या अनपेयर्ड है। अगर पेयर्ड होगा सारे तो वो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर रहा तो पैरामैग्नेटिक। तो ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ एज अ होमवर्क। लास्ट लेक्चर काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम इस चैप्टर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इफ़ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम फील फ्री टू आस्क मी, ओके, डोंट वरी। और इसका NCERT आप कंप्लीट करोगे, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि वहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, चलो।